हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज सिलेबस। रोगी परीक्षा विधियाँ, ये चैप्टर हमें पढ़ना ही क्यों है। देखते हैं रोगी परीक्षा विधियाँ। इसमें से ना हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोगी परीक्षा जो है उसका महत्व बताइए, और उस महत्व के साथ साथ दूसरी कौन सी एक आधी परीक्षा, जैसे कि अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, षडविध परीक्षा, ऐसे बताने को आ सकता है 10 मार्क के लिए। ठीक है। देन और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ पर एक पॉइंट है मूत्र परीक्षा करके, उस मूत्र परीक्षा को भी एक्सप्लेन करने के लिए 10 मार्क के लिए आ सकता है। सिर्फ मूत्र परीक्षा क्या, उसके बाद तैल बिंदु परीक्षा जो है उसका डिटेल वर्णन भी पूछते हैं। मूत्र परीक्षा प्लस तैल बिंदु परीक्षा मूत्र के लिए होती है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो देखते हैं क्या होती है रोगी परीक्षा, क्यों इंपॉर्टेंट होती है। रोगी परीक्षा जो है ना, रोगी की परीक्षा अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जिसके कुछ मुख्य भेद बताए यहाँ पे। प्रमाण परीक्षा के हिसाब से द्विविध, त्रिविध एंड चतुर्विध परीक्षा। प्रमाण परीक्षा के हिसाब से देखे यहाँ पे द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध में। द्विविध में कौन से दो है, प्रत्यक्ष अनुमान। देन त्रिविध में प्रत्यक्ष अनुमान के साथ आप्तोपदेश भी आया। देन चतुर्वेद में ये तीनों तो थे, फिर युक्ति आ गया। ठीक है। देन अन्य वास्तविक रोगी परीक्षा क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है। देखो अन्य वास्तविक रोगी परीक्षा, यहाँ पे त्रिविध। त्रिविध में दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये जो है ना, ये सीक्वेंस दिया है वाघभट ने। यहाँ पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा त्रिविध परीक्षा का आप अगर चरक संहिता में देखोगे तो वहाँ पे सीक्वेंस होगा दर्शन, प्रश्न एंड स्पर्श। ठीक है। DPS ऐसा चरक में याद रखने का है। और यहाँ पे DSP वाघभट के अनुसार अन्य वास्तविक रूप। देन पंचविध परीक्षा। पंचविध में आते हैं श्रोत्रेंद्रिय, सारे के सारे इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले जो परीक्षा है वो पंचविध परीक्षा। श्रोत्रेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय परीक्षा। देन षडविध परीक्षा। षडविध में पंच ज्ञानेन्द्रिय के यही हो गए, प्लस उसमें यह ऐड हो जाता है प्रश्न परीक्षा। अष्टविध, अष्टविध में नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, ध्रुक, आकृति। ठीक है। देन दशविध में प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार, व्यायाम, वय परीक्षा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन प्रमाण परीक्षा के बारे में देखेंगे। अब ऊपर जो हमने दिखाया ना वो सब इंट्रोडक्शन था, अब उनका हमें डिटेल में प्रमाण परीक्षा। प्रमाण परीक्षा क्या है, व्याधि विनिश्चय डायग्नोसिस के लिए रोगी परीक्षा एवं रोग परीक्षा दोनों का आधार हमें प्रमाण बताया गया है। और ये मुख्यतः 4 प्रकार के बताए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। रोगी परीक्षा के लिए प्रमाण कौन कौन से होते हैं। आप्तोपदेश जो है उससे प्रश्न परीक्षा कर सकते हैं। आप्तोपदेश, आप्तोपदेश क्या हमने डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में देखी थी, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता वो वाली। वहाँ पे बताया कि जो आप लोगों ने ज्ञान दिया है, जिनके पास पूरा ज्ञान था, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हमें जैसे कि तैसा हमारे चिकित्सा के लिए या फिर ट्रीटमेंट क्लिनिक में यूज़ करना है। तो हम उस ज्ञान के हिसाब से रोगी को, पेशेंट को अपने प्रश्न कर सकते हैं। उसके लिए आप्तोपदेश प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप्तो ने क्या उपदेश किया वो पता होना चाहिए, इसके हिसाब से हम प्रश्न कर सकते हैं। देन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रोगी को देख के ही, दर्शन परीक्षा के लिए। देन अनुमान, अनुमान हम स्पर्शन करके, जैसे कि पाल्पेशन, परकशन करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डिसीज हो सकता है। देन नेक्स्ट, देन रोग परीक्षा के लिए प्रमाण। रोग परीक्षा के लिए प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, ये सब निदान के लिए होते। जो प्रत्यक्ष है उससे हम रूप देख सकते, क्या लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है। अनुमान, आप्तोपदेश से हम संप्राप्ति निकाल सकते। आप्तोपदेश का ज्ञान और अनुमान अपना अंदाज लगा के संप्राप्ति, हम रोग की ऐसा ऐसा रोग हुआ होगा, संप्राप्ति निकाल सकते। देन प्रत्यक्ष एंड अनुमान पूर्व रूप के लिए होते, युक्ति, उपशय, अनुक्षय के लिए। देन प्रत्यक्ष प्रमाण परीक्षा का यहाँ पर श्लोक दिया है। देखो आत्मेंद्रिय मनोर्थ, ये तो हमने फर्स्ट ईयर में ही याद किया होगा, या अगर नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रमाण परीक्षा वगैरह आएगा तो लिखने आना चाहिए। आत्मेंद्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि ही प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थ, अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के सन्निकर्ष होने पर उस समय जो बुद्धि, ज्ञान व्यक्त स्पष्ट होती है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष वही है जो स्वयं इंद्रिय एंड मन दोनों से ज्ञात होता है। ठीक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसके अंतर्गत निम्न परीक्षा आती है, जैसे कि क्ष किरण परीक्षा, सूक्ष्मदर्शी परीक्षा, माइक्रोस्कोपिक परीक्षा, एंडोस्कोपी, उरह, श्रवण, ऐसे परीक्षा आती है। देन अनुमान, ये सब ना जो पढ़ने की चीज़ें थोड़ा फास्ट लेती हो। ठीक है। अनुमान प्रमाण, अनुमान, अनुमान में क्या होता है, अनु मतलब होता है पश्चात। अनु मतलब क्या, अनु मतलब पश्चात। एंड मान, मान मतलब यहाँ पर है ज्ञान, पश्चात में होने वाला ज्ञान जो हम, ठीक है, होता है अनुमान। अनुमान लॉजिक के हिसाब से, प्लान, युक्ति के अपेक्षा रखने वाला प्रमाण होता है। जैसे कि अग्निम जरण शक्त्या परीक्षेत बलम व्यायाम शक्त्या, अगर अग्नि की परीक्षा करनी होगी तो जरण शक्ति से लगाते हैं, और बल का अनुमान जो होगा वो हम व्यायाम शक्ति से करते हैं। स्पर्शन, पाल्पेशन, अंगुली ताड़न, परकशन, श्रवण आदि परीक्षाएं इसका एग्जाम्पल है। उपशय, अनुपशय परीक्षा से निदान की पुष्टि होती है। ठीक है। देन आप्तोपदेश, आप्तोपदेश का ये श्लोक आपको याद ही रखना है। ठीक है।
रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेन येषां त्रिकालम अमलं ज्ञानम अव्याहतं सदा आप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमा। ठीक है, अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम दोनों से मुक्त है, जिनको पूरे तीनों काल का भूत भविष्य वर्तमान कालों का निर्बाध रूप से ज्ञान होता रहता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को हम आप्त, शिष्ट, विबुद्ध ये तीनों एक ही कहते। ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन या उपदेश संदेह रहित सत्य होते हैं। आप्त पुरुष का जो होता है ना, वो रज और तम इन दोनों से शून्य होते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। प्रश्न परीक्षा के लिए आप्तोपदेश प्रमाण हो जो है ना, वो आवश्यक होता है। आप्तो जो पुरुष है उनके वचन आप्तोपदेश, उसको ही आगम या ऐतिह्य प्रमाण ऐसा ही नाम दिया गया है। ठीक है, देन यहाँ पर थोड़ी पढ़ने की चीज़ें, युक्ति प्रमाण में भी जो युक्ति, ये सब फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें है, थोड़ा फास्ट लेते। युक्ति प्रमाण में क्या होता है कि विज्ञात भाव कार्यकारण भाव के अनुसार हम तथ्य को जो देखने वाली बुद्धि होती है उसे युक्ति कहते हैं। इसका प्रयोग भूत भविष्य वर्तमान काल में हो सकता है, जिसमें धर्म अर्थ काम इन तीनों वर्गों के हमें ना ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आ सकता था। ये युक्ति प्रमाण के आधार चिकित्सा में क्या यूज़ होता है ऐसा बताइए। ठीक है, अन्य वास्तविक रोगी परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न है। दर्शन परीक्षा के बारे में दिया है कि दर्शन परीक्षा जो है हम चक्षुरेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, जहाँ पर हम वर्ण आकार प्रमाण छाया इनकी शारीरिक जो स्वाभाविक अवस्था है उसमें कुछ विकृत अवस्था आई है क्या, नेत्र के विषय हो या नहीं कहा है। ठीक है, जब उनकी परीक्षा नेत्र से करनी चाहिए, जैसे कि आधुनिक शास्त्र में एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोप, एक्सरे ऐसा है ना, वो हम दर्शन परीक्षा से कर सकते हैं। शरीर में कुछ वृद्धि हुई है क्या, ह्रास हुआ है क्या, आयु का कुछ लक्षण वगैरह वो सब हम दर्शन नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। स्पर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा पाल्पेशन परकशन बताया यहाँ पे त्वक इंद्रिय द्वारा की जाती है। इसके अंदर हाथ के द्वारा स्पर्श करके प्रकृति एवं विकृति का ज्ञान करना पड़ता है। स्पर्शन परीक्षा के पाल्पेशन परकशन दो ही टाइप में। स्पर्शन परीक्षा के आयुर्वेद में 5 प्रकार है, सो यहाँ पर सिर्फ पाल्पेशन परकशन दिया है। विकृति का ज्ञान करना पड़ता है। स्पर्श परीक्षा में मृदु, कठिन, शीत, उष्ण, श्लक्ष्णकर ऐसे भावों का ज्ञान होता है, जैसे कि स्पर्शासत्व, पीड़न सहत्व, शोथ, अर्बुद ये सब दिए। ठीक है, स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हम उष्ण स्पर्श है, मृदु स्पर्श है ये बता के हम व्याधि डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज्वर में कौन सा स्पर्श होता। ठीक है, नाड़ी जो है हम देख सकते हैं कि नाड़ी अगर स्पर्श करके नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल्स में से नाड़ी परीक्षा है। अगर नाड़ी अगर बंद होगी वो हम स्पर्श परीक्षा करके ही देख सकते हैं ना। ठीक है, देन प्रश्न परीक्षा, प्रश्न हिस्ट्री एंड इंट्रोगेशन, प्रश्न करके हमें रोगी को प्रश्न करके हम इसका इतिवृत्त, मुख्य लक्षण, वात, मूत्र, पुरुष प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, अग्निबल, कोष्ठ प्रकार जो डायरेक्टली हम सिम्टम्स देख नहीं सकते वो हम रोगी को प्रश्न करके उसका ज्ञान कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम चिकित्सा कर सकते हैं। साथ में कुलज व्याधि का ज्ञान हम कर सकते हैं। देन पंचविध परीक्षा में 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पंचविध परीक्षा की जाती है। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर एक के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पंचविध परीक्षा की जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि 5 ज्ञानेंद्रिय की परीक्षा, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो परीक्षा की जाती है वो है पंचविध परीक्षा। श्रवणेन्द्रिय परीक्षा मतलब श्रवणेन्द्रिय के द्वारा की गई परीक्षा। यहाँ पर आंत्रों का बोलना मतलब आंतों में गुड़गुड़ाहट ऐसी आवाज़ आती ना, वो श्रोतेंद्रिय परीक्षा में होता है। देन आंत्रों में गुड़गुड़ाहट, आंत्रकुचन जो होता है ना आंत्रों में, वो क्यों आ सकती है, क्योंकि पेट का कुछ खराबी होगा, जैसे कि ग्रहणी दोष जो है ना, ग्रहणी जो रोग है वहाँ के पूर्व रूप के लक्षण में बोला है। या फिर गुल्म जो है, गुल्म के भी पूर्व रूप में बोला है कि आंत्रों में ऐसी आवाज़ आती है, कूजन होता है और संधिपातज ग्रहणी में भी बोला है। देन संधि और अंगुली पर्वों का फूटना, अंगुली में ओल्ड एज में या फिर कोई किसी भी एज में थोड़ी देर आवाज़ आती है, चटचटे से करके आवाज़ आती है ना, वो श्रवणेन्द्रिय से हम सुन सकते हैं। स्वर भेद ये और अन्य जो भी इस शरीर में होने वाले शब्दों की परीक्षा हम श्रोतेंद्रिय कर सकते हैं। देन घ्राणेन्द्रिय की परीक्षा, रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुए स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा हमें नाक से करनी चाहिए। देन रसनेन्द्रिय की परीक्षा, रसनेन्द्रिय परीक्षा में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से हम पिपीलिका, मक्षिका, कौवा के माध्यम से की जाती है। यह परीक्षा रक्त, पित्त, मधुमेह रोगों में की जाती है, जैसे कि पिपीलिका मतलब चींटियाँ, मधुमेह में। ठीक है, जिसमें अगर शुगर बड़ी होगी तो पिपीलिका वहाँ के पास जाएगी, अगर पिपीलिका नहीं जा रही मतलब वहाँ पे शुगर नहीं है। ठीक है, ऐसे रसनेन्द्रिय की हम परीक्षा कर सकते हैं। देन त्वगेंद्रिय व चक्षुरेंद्रिय परीक्षा पहले ही की है, देखो यहाँ पे त्वगेंद्रिय। देन षड्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा षड्विधो ही रोगानां विज्ञानोपायः तद्यथा पंचभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति। यहाँ पर षड्विध परीक्षा में ऊपर जो पंचविध परीक्षा बताया है प्लस उसमें प्रश्न परीक्षा है। ठीक है, पंचविध परीक्षा में हमने देखे थे श्रोत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, नासिका, जीवा, त्वचा। ठीक है,
देन अष्टविद, अष्ट स्थान की परीक्षा। यहाँ पर ना जो ये श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना है, रोगाक्रांत शरीरस्य वाला। यहाँ पर बताए गए कौन कौन सी नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, रोगाकृति, ये होती है अष्टविद परीक्षा। फिर नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा में करस्य अंगुष्ठ मूले, कर हमारे हाथ का जो पाम होता है ना, वहाँ पर अंगूठे के थोड़ा नीचे आने के बाद जो हाथ का पार्ट हो वहाँ पर अपनी 3 अंगुलियाँ रखे। बाएं हाथ की, यहाँ पर दिया है देखो, स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी तथा पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। और जो डॉक्टर है ना, जब नाड़ी परीक्षा करते हैं तब डॉक्टर को उसका दायां हाथ ही यूज़ करना है, दायां मतलब राइट हैंड ही यूज़ करना है, ठीक है। नाड़ी परीक्षा के बहुत डिटेल है, यहाँ पर हमने थोड़ा ही दिया है। योग रत्नाकर ग्रंथ के साथ साथ शारंगधर संहिता में भी नाड़ी परीक्षा का वर्णन है। नाड़ी परीक्षा कैसे होती है, देखो एक आधा गिटार है ना, गिटार में जैसे तारे होती ना, वो तारे ही गिटार की धुन को, गिटार में कौन सा राग स्वर ट्यून आना है वो डिसाइड करती है। वैसे ही हमारी बॉडी में नाड़ी जो है ना, वो बॉडी का वाइटल है, शरीर में जो कुछ हो रहा है वो हम नाड़ी के हिसाब से पता लगा सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट होती है नाड़ी। तो नाड़ी परीक्षा का सर्वोत्तम काल जो है प्रातः काल है, जब रोगी शौचादि कार्यों से निवृत्त हो चुका है तथा उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया हो, ठीक है। नाड़ी को देखो, यहाँ पर जीव साक्षिणी बोला है, मतलब नाड़ी जब तक चालू है तब तक जीव है उसके अंदर, और नाड़ी जब गई वो जीव चला गया। जिससे सुख दुख का ज्ञान किया जा सकता है। नाड़ी परीक्षा का ज्ञान अनुभव, सतत अभ्यास, तपस्या एवं अनुमान पर आधारित होता है। स्त्रियों की बाएं तथा पुरुषों की दाएं। देन नाड़ी परीक्षा 3 बार करनी। 3 बार क्यों, एक बार गलत हो गया मतलब एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकती है ना, इसलिए 3 बार करना चाहिए। नाड़ी पकड़कर छोड़ते जावे तथा मन व बुद्धि से पूर्ण विचार करना चाहिए। चिकित्सक अपनी 3 अंगुलियों से नाड़ी पकड़कर हम से वात पित्त आदि तीनों दोषों से होने वाले दोष तथा नाड़ी के मंद, मध्य, तीक्ष्ण गति का हमें लक्ष्य करना चाहिए। फिर नाड़ी के क्या क्या देखना चाहिए, गति देखनी चाहिए, ताल, यति, तनाव एवं वेग, ये सब भाव को देखने चाहिए। देन वात दोष में कौन सी गति होती है, पित्त में कौन सी होती है, कफ में कौन सी होती है। सन्निपात दोष में दिया है कि वात में सर्प, जलौकावट, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। देन पित्त में कुलिंग, काक, लावक, मंडूकवत, देन हंस, पारावत, कफ में होती है। देन ऐसे अंतर विभिन्न अवस्था में, ज्वर होगा तो उसमें उष्ण वेग वाली, काम क्रोध में वेगवती चिंता, भय में क्षीण गति वाली होगी, मंदाग्नि व धातुक्षण में मंदगायनी, भूखे मनुष्य में चंचल, भोजन से तृप्त होगा तो स्थिर। नाड़ी परीक्षा वर्जित। नाड़ी परीक्षा किसमें नहीं करनी चाहिए, जिसने तेल मर्दन किया हो, तुरंत स्नान किया, सोकर उठा है, सोए है, भोजन किए, तृष्णा से पीड़ित किंवा भूखा है, ऐसे में नाड़ी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। देन आता है मूत्र परीक्षा। मूत्र परीक्षा में देखो, जो मूत्रकुच्छ, अश्मरी, प्रमेह, आमवात, रक्तपित्त, पांडु, इन सारे रोगों का हमें ज्ञान होता है मूत्र परीक्षा करने से। मूत्र परीक्षा कब करनी चाहिए, जब रात्रि का अंतिम प्रहर में 4 घड़ी रात्रि शेष रहते हुए रोगी को उठाकर मूत्र करावे और उसकी परीक्षा करनी चाहिए। और मूत्र को क्या करना चाहिए, कांच के पात्र में रखना चाहिए तथा सदैव सूर्योदय होने पर ही परीक्षा करनी चाहिए। मूत्र पहले लेना है, लेकिन परीक्षा लेते ही करना है क्या, नहीं, सूर्योदय होने पर परीक्षा करनी है। और मूत्र की पहली धार को नहीं लेना है, कुछ क्योंकि वो बैक्टीरिया कुछ हो सकता है, ठीक है, पहली धार का नहीं लेना है। फिर मध्यम धार का जो है मिड स्ट्रीम का, वो मूत्र संग्रहण पहला भी नहीं लेना है और एंड का भी नहीं लेना है, मिड स्ट्रीम लेना है, मूत्र का संग्रहण करना है। फिर क्या करना है, देखो उसके बाद उसकी करनी है परीक्षा। दोषानुसार मूत्र का वर्णन देखना है। वात दोष का प्रकोप होगा तो पांडु वर्ण का होगा, पित्त दोष प्रकोप में रक्त वर्ण का मूत्र दिखाई देगा, और अगर कफ दोष प्रकोप हो जाएगा तो फेन युक्त दिखाई देगा। देन आती है तेल बिंदु परीक्षा। तेल बिंदु परीक्षा कैसे करनी है, जब हमने कांच के पात्र में ये मूत्र ले लिया समझो, तो फिर एक तिनका लेना है, तिनके के सहायने 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप, एक बिंदु ही हमें ऑयल लेना है और इस ऑयल को हमें डालना है इस मूत्र में। अगर वो ड्रॉप यहाँ पर फैल जाए, इधर उधर फैल जाए, तो वो जो रोग है ना, वो रोग भी साध्य होता है। और अगर ये ड्रॉप डालते ही ना फैले, ऐसा ही रह जाए, तो होता है ना फैले, इधर फैल जाए तो साध्य, और अगर नहीं फैले, वैसा का वैसा रह जाए, तो रोग होता है कष्ट साध्य। और अगर वो नीचे एकदम तल में जाकर बैठे तो होता है असाध्य रोग, ठीक है। ये होती है तेल बिंदु परीक्षा। देन मूत्र में बिंदु के दिशानुसार लक्षण, बिंदु जो वो है ना, वो कौन सी दिशा में जाता है उसके हिसाब से। अगर वो ये नॉर्मल 4 डायरेक्शन में जाए, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, तो रोगी जो है ना वो ठीक हो सकता है। इन 4 में जाए तो रोगी ठीक होगा, लेकिन बाकी के अगर 4 में जाए, यहाँ ऐसे ऐसे डायगोनली, तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। देन तेल बिंदु की आकृति के अनुसार साध्य एवं असाध्य परीक्षा।
तेल बिंदु में साध्य रोगों में तेल बिंदु की आकृति इन सब के दिखाई देने को, कमल, हंस, कारण ऐसे दिखते हैं। देन असाध्य अगर होगा, असाध्य रोग जो होगा तो उसमें तेल बिंदु की आकृति कैसे दिखती है पता है? हल, कूर्म, मधुमक्खी की छत्ते समान, हीरोइन मनुष्य की आकृति ऐसी दिखती है। तो अगर ऐसी दिखे तो हमें चिकित्सा नहीं करनी है। देन बिंदु का आकार सर्पाकार, सर्प मतलब स्नेक, स्नेक के जैसा अगर होगा तो वात दोष से ग्रसित होगा। छत्र मशरूम के जैसा अगर होगा तो पित्त दोष से ग्रसित होगा। और मुक्त आकार, मुक्त मतलब फ्री शेप, मुक्त मतलब क्या? फ्री शेप, कैसा भी आकार का हो तो कफ दोष से ग्रसित होगा। देन बिंदुओं को देखा जाता है मूत्र परीक्षा करते समय हमें क्या क्या दिखता है? प्रवृत्ति, वारंवारता, देन धार कैसी है, संहनन कैसा है, गाढ़ा है ऐसा, मात्रा कैसी है, रस, गंध, वर्ण, सरक्त है, सपूई, सशुक्र है, सशर्करा है, ये सब हम मूत्र परीक्षा करते हैं। देन आती है मल परीक्षा। मल परीक्षा में आचार्य योग रत्नाकर के अनुसार यहाँ पर मल परीक्षा दी है। यानी आचार्य यहाँ पर वात के कोप से अगर मल होगा तो गाढ़ा सूखा, पित्त प्रकोप होगा तो पीलापन, कफ प्रकोप होगा तो श्वेत वर्ण का, त्रिदोष प्रकोप होगा तो काला टूटा हुआ पीला बंधा हुआ श्वेत वर्ण। यहाँ पे देखो त्रिदोष प्रकोप में वात वाला भी दिया है, काला टूटा हुआ वात का, पीला बंधा हुआ पित्त का, श्वेत वर्ण ये कफ का, ये हो गए तीनों दोषों के। देन आम दोष में कफ जैसा मल आता है। उपरयुक्त मूत्र परीक्षा के समान ही इस परीक्षा में समस्त विधियों का प्रयोग होता है। मात्रा, प्रवृत्ति, जैसे मूत्र परीक्षा में वो विधियाँ पॉइंट्स बताए थे, प्रवृत्ति, बारंबारता, वैसे यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स का परीक्षण किया जाता है। मल परीक्षा का उपयोग क्या है? अतिसार, कामला, प्रवाहिका, ग्रहणी दोष, जलोदर ऐसे रोगों में इसका यूज होता है। देखो ये हो गए आचार्य योग रत्नाकर अनुसार। और एक है आचार्य चरक। आचार्य चरक ने जल निमंजन परीक्षा बताई है। यहाँ पर दो मल बताए, एक बताया है आम मल और दूसरा बताया है निराम मल। आम मल क्या होता है? आम मल उन्होंने ये बताया है कि बहुत दुर्गंध होती है उसकी, आम के साथ होता है, इसलिए इसकी दुर्गंध बहुत ज़्यादा होती है, चिकना होता है और इसको अगर हम जल में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। लेकिन निराम मल क्या होता है? वो दुर्गंध उतनी ज़्यादा दुर्गंध नहीं होती। आम मल जितनी दुर्गंध होता है, स्वाभाविक गंध होता है उसका, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है और जल में डालने पर ना वो तैरता है निराम मल। लेकिन इसका अपवाद क्या है कि आमल जो है ना, अगर अत्यंत पतला हो जाए तो जल पर तैरेगा और निरामल जो है अगर गुरु होगा तो जल में डूब जाएगा। ये उसका अपवाद है, ये हमें चरक में है। ठीक है। देन जीवा परीक्षा। जीवा अन्नवह स्रोतस की दृष्टि में जीवा परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वात, पित्त, कफ, त्रिदोष प्रकोप में कौन सी जीवा का क्या हो जाता है? कलर वगैरह, शीत, स्पर्श, रूक्ष, फटी हुई होती है वात दोष प्रकोप में। अगर पित्त दोष होगा तो लाल काली जीवा हो जाएगी, कफ दोष में श्वेत, अत्यंत पिच्चिल, त्रिदोष में कृष्ण, कंटक, शुष्क जीवा हो जाएगी। देन शब्द परीक्षा। शब्द परीक्षा में शब्द से रोगी को स्वर को जानना चाहिए। कफ प्रकोप में गुरु स्वर होता है, एकदम हेवी वॉइस होता है। और अगर पित्त प्रकोप हो जाएगा तो क्लियर वॉइस होता है, क्लियर। और वात प्रकोप में दोनों लक्षणों से हार्ड भी नहीं, क्लियर भी नहीं, अलग होता है थोड़ा। शब्द परीक्षा का उपयोग हम अर्धित, पक्षाघात ऐसे रोगों में कर सकते हैं। देन स्पर्श परीक्षा। स्पर्श परीक्षा में वात दोष में स्पर्श कौन? शीत, त्वचा कृष्ण वर्ण की हो जाती है। पित्त दोष में स्पर्श उष्ण होता है एंड त्वचा पित्त वर्ण की। कफ दोष में स्पर्श आर्द्र और त्वचा श्वेत वर्ण की। स्पर्श परीक्षा का उपयोग कामला, पांडु कोष, रक्त विकार, कृमि रोग, ज्वर, वृक्क विकार, यकृत, इन सारे रोगों में होता है। देन नेत्र परीक्षा। वात रोग से कुपित में होगी तो रुक्ष, धूम्रवर्ण, विकराल, चंचल, जलते हुए नेत्र दिखेंगे। देन इसको ना द्रुक परीक्षा भी कहते हैं। देन पित्त रोग में दीप की ज्योति देखने में असमर्थ हो जाता है। पित्त रोग से पहले से कुपित है तो वो दीप की ज्योति नहीं देख सकता और उनके जो नेत्र है ना वो जलते हुए पीले कलर के दिखेंगे। देखो जैसे कि हम देखते हैं नेत्रों में अलग अलग व्याधियों में अलग, जैसे कि कामला का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कामला में, या फिर हम एक टेरेस को चेक करते हैं वो सब चीज़ें आती है। ठीक है। कफ रोग से कुपित, जलपूर्ण, ज्योतिहीन, स्निग्धता युक्त नेत्र। त्रिदोष रोग कुपित, श्याम वर्ण युक्त, फटे युक्त, तंद्रा, मोह युक्त, विकराल, लाल वर्ण के नेत्र। और ध्रुव परीक्षा का उपयोग जो है ना रक्तचाप, अवसाद, पांडु, कामला, मधुमेह, वृक्क विकार सब में आता है। देन आकृति परीक्षा। आकृति परीक्षा इसके अंतर्गत हम रोगी के स्थूल भाव की परीक्षा करते हैं। रोगी का वर्ण, छाया, सार, सहनन, प्रमाण आदि की परीक्षा हम आकृति परीक्षा दर्शन के द्वारा की जा सकती है। आकृति परीक्षा का उपयोग क्या है? तमक, श्वास, मधुमेह, कृशता, स्थौल्यता, अतिरस्व, अति दीर्घ, अवकट, इन सारे रोगों में। जैसे देखो वात का अगर होगा तो उसकी आकृति कैसी होगी? एकदम क्रुश जैसा दिखेगा। पित्त होगा तो उसकी बॉडी थोड़ी सी फिट होगी, सम प्रमाण में दिखेगी। और कफ का अगर होगा तो थोड़ा सा फैट होगा। ऐसे हम आकृति के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। ठीक है। प्रकृति ये सब हो गया थर्ड चैप्टर के बारे में। बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।